नमस्कार। मैं दिलीप सिंह, उम्र 65 वर्ष, नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह माइक है। करीब 15 वर्ष अजमेर राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में पीजीटी मैथ्स रहा। करीब 15 वर्ष ही हनुमानगढ़ राजस्थान में प्राइवेट सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल रहा। पिछले 5 साल से नई दिल्ली के नायराना में आई ब्लॉक में रह रहा हूँ। अगर आप मेरे विचारों को सीधा जानना चाहते हैं, मैं क्या कार्य कर रहा हूँ देखना चाहते हैं, आप नारायणा विहार गुरुद्वारे से सटे हुए पार्क में सुबह 6 से 9 बजे तक मुझसे मिल सकते हैं। राष्ट्र की उन्नति, विश्व शांति व प्रकृति माँ को फिर से जीवंत करने की मेरी अपनी सोच 3-4 वीडियोस के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर आपको लगे कि जिस सार्थक विकल्प की तलाश थी वह इस इंसान में दृढ़ता से, सुस्पष्टता से दिख रही है, फिर मुझे समझने की कोशिश करना। देश का नेतृत्व करने की मेरी क्षमता का वास्तविक आकलन करना। मैं आज में जीता हूँ। अगर मैं देश का नायक बनता हूँ और कहीं पर भी हिंसा की कोई घटना होती है, चीन विवादास्पद सीमा पर हमारे सैनिकों को पेट्रोलिंग नहीं करने देता है, कोई दुस्साहस करता है, मैं कभी भी नेहरू जी या अटल जी को दोष नहीं दूंगा। आज जो कुछ हुआ मेरी जिम्मेदारी है। उनकी अपनी सीमाएं, परिस्थितियां थी। अपनी गलतियों, गैर जिम्मेदारियों का दोष दूसरों पर थोप देना मेरे उसूलों के खिलाफ है। मेरी ज़िंदगी के अनुभव या फिर अखबार में जो पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, वही आपके साथ साझा करूँगा। रोमांचक यात्राओं का शौकीन हूँ। आज से करीब 6 वर्ष पहले मैंने अकेले अपनी 100 सीसी स्प्लेंडर पर हनुमानगढ़, श्रीनगर, लेह, खारदुंगला, वापस लेह, मनाली होते हुए हनुमानगढ़ की यात्रा की है। उस रोमांच को चुनावों के बाद शेयर करूंगा। थोड़ा बहुत मेरे बारे में मेरे फेसबुक पोस्ट से जान सकते हैं। देखें, पढ़ें। कबीर को बहुत बड़ा क्रांतिकारी मानता हूँ। उनके 2 दोहे सुनाना चाहूँगा। मूंड मुंडाए हरी मिले, सब कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़ न बेकुंठ जाए। दूसरा, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताजड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर ने यह सब करीब 600 साल पहले लिखा, जब सैयद इब्राहिम, सिकंदर लोधी और बाबर का साम्राज्य था। आज ऐसा लिखने पर शायद वो जेल में होते। देश सोच में कहाँ खड़ा है, विचारणीय है। भारत आज धर्मनिरपेक्ष है। बहुत कुछ श्रेय कबीर और भगत सिंह को जाता है। भगत सिंह 23 साल का देशभक्त, क्रांतिकारी, अंग्रेज़ों के सामने झुकने, माफ़ी मांगने व बदले में खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए कतई तैयार नहीं हुआ। फांसी के कुछ दिन पहले उनकी माँ मिलने आई। मैं उस वक्त वहीं खड़ा था। अपने आप को समय मानकर मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसका कोई और अर्थ मत लगाना। माँ ने कहा, मैं अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊँगी। माँ, मैं फिर आऊँगा।
मैं तुझे पहचानूंगी कैसे। भगत सिंह पूरे जोश के साथ कहते हैं, कोई मतवाला वतन के वास्ते तिरंगा हाथ में लिए इंकलाब की आवाज़ बुलंद करता नजर आए, उसी के माथे को चूम लेना, माँ वही तेरा भगत सिंह होगा। माँ को तो पता था हकीकत का, लेकिन भगत सिंह को पक्का विश्वास था कि उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। राष्ट्र को गौरवान्वित करने कई भगत सिंह पैदा होंगे, और इसी विश्वास के साथ वह फांसी पर झूल गया। उसे क्या पता था कि झूठे, भ्रष्ट, जातिवादी व धर्मांध लोग देश की सोच को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। 40 साल पहले एक बहुत बड़े नेता की जलती चिता को दिखाकर वोट बटोरे गए, आज साष्टांग दंडवत होकर। जो भी भाई बहन वैज्ञानिक, क्रांतिकारी व पूर्ण ईमानदारी की सोच को जीवन का आदर्श मानते हैं, मुझसे मिलें, मैं उनका विश्वास कभी डिगने नहीं दूंगा। नई दिल्ली के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों, राजेंद्र नगर, दिल्ली कैंट, आर के पुरम, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश, कस्तूरबा लाजपत नगर, न्यू दिल्ली, करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर से क्रांतिकारी मिलें या मुझे बुलाएं, मैं अपनी सोच आपके सामने रख सकूंगा। अगर आप समर्थन करते हैं तो साधारण कागज़ पर पेन से मेरा नाम दिलीप सिंह, चुनाव चिन्ह माइक बना लें, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र लिखकर खिड़की के शीशे पर चिपका दें। शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, आज शिक्षा पर बोलूँगा। देश में हज़ारों स्कूल ऐसे हैं, विशेष रूप से प्राइमरी और मिडिल, जहाँ 1 या 2 शिक्षक हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चे खाली बैठकर झगड़ा, गलत आदतें सीखते हैं, मिड डे मील लेकर घर चले जाते हैं। सरकार खुद मानती है कि 5वीं कक्षा का बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख नहीं सकता। गणित में ज़्यादातर बच्चे जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं कर सकते। मैंने कई कॉलेज देखे तहसील स्तर पर जहाँ पर एक भी लेक्चरर नहीं है। जिला स्तर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साल भर कोई लेक्चरर नहीं है। मुफ्तखोरी की योजनाओं को समाप्त कर हमारा सारा ध्यान रोज़गार देने व इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर होना चाहिए। स्कूल कॉलेज में योग्य अध्यापक, कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, लेबोरेटरीज़, लाइब्रेरीज़, शुद्ध पानी, हवादार कमरे, टेबल चेयर सहित अलग अलग टॉयलेट्स होने चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार अगर 5 क्लासेस हैं तो 8-9 टीचर्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन राज्य सरकारें मुफ्तखोरी में उलझकर संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करती है। मैं बच्चों को भीख मांगते हुए, कूड़ा करकट इकट्ठा करते हुए देखता हूँ। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार शिक्षा अधिकारी की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों का पता लगाकर उन्हें स्कूल में दाखिला कराएं, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। अपराधों में लिप्तता, मुफ्तखोरी, कामचोरी की प्रवृत्ति व अंधविश्वास स्कूली शिक्षा के पतन के दुष्परिणाम हैं। हम कितनी भी विकसित देशों के साथ हमारी तुलना बढ़ा चढ़ाकर आंकड़ों से कर ले, शिक्षा ईमानदारी के क्षेत्र में हम उनसे बहुत पीछे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले दिन से अगर 3 घंटे थ्योरी की क्लास लगती है तो 3 घंटे प्रैक्टिकल होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में थ्योरी कम कर
हॉस्पिटल के अनुभव व प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे कई छात्र जो यूएसए, यूरोप में पढ़कर आते हैं बताते हैं कि वहाँ की लेबोरेटरीज़, इक्विपमेंट, पढ़ाई, रिसर्च के स्तर में और हमारे यहाँ के शैक्षिक वातावरण में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही कारण है कि हर साल 7-8 लाख बच्चे भारत से विदेशों में पढ़ने जाते हैं। हमारी उच्च शिक्षा व प्रयोगशालाएं विश्व स्तर की बने, मेरा प्रयास रहेगा। कंप्यूटर के युग में रेगुलर बीएड अब अप्रासंगिक हो चुका है। स्कूल के वातावरण में, क्लास में ही शिक्षकों को, नए शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाए। 11th 12th के लिए उन्हीं नए अध्यापकों को आगे बढ़ाया जाए, बिना किसी जातिगत सोच के, जो पढ़ाने को आनंद का स्रोत मानते हैं, ज्ञानोपार्जन को एक सतत प्रक्रिया मानते हैं, जो गुरु बनकर बच्चों को ज्ञान देने को अपना जुनून मानते हैं। यह केवल नौकरी पाने का जरिया नहीं होना चाहिए। कबीर गुरु को प्रणाम इन शब्दों में करते हैं, सब धरती कागद करूं लेखनी, सब वन राय, 7 समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। मेरे पास इंटरव्यू के दौरान एक अध्यापक आए। मैंने उनसे 5/0 का आंसर पूछा। उन्होंने कहा 0। खैर, गलतियां हो सकती है। छुट्टियों में सेमिनार आयोजित की जाए जहां अध्यापक नई बातें सीख सके, अपना ज्ञान बढ़ा सके, डाउट्स क्लियर कर सके। हमें नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनना होगा जहाँ हर इंसान में ज़रूरत के अनुसार नया सीखने की चाहत हो, सही को सही व गलत को गलत बोलने की सोच हो। अभी 10वीं 12वीं के रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए। सीबीएसई के और बोर्ड्स के भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट रहे। मुख्यमंत्रियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने रिज़ल्ट को सराहा, शाबाशी दी। रिज़ल्ट किस तरह से सुधारा जाता है, मैं कुछ बोलना चाहूँगा। पाक में मैं 3 बच्चियों को पढ़ाता था 12th मैथ्स। बोर्ड का एग्ज़ाम होने के बाद में करीब 10 मार्च सुबह की बात होगी, तीनों बच्चियां मेरे पास में आई पेपर बताने के लिए। पहले से लेकर के 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। मैं उनको बताने लगा आंसर। एक बच्ची ने कहा कि सर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो आप रहने दीजिए। फिर भी मैंने रैंडमली चेक किया, उसके 2-3 क्वेश्चंस और सही निकले। मैंने उससे पूछा, आपने मुझे कैसे क्यों कहा कि आप छोड़ दीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को? उसने कहा, उसका सेंटर इंद्रपुरी में था एक स्कूल में। उसने कहा कि हमारे एग्जामिनेशन रूम में एक सर आए, मोबाइल निकाला उन्होंने और सेट 1, सेट 2, सेट 3 बताकर सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सही आंसर्स बता दिए। और ऐसा उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट्स में भी किया जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। 3-4 रोज बाद में एक और बच्चे को मैं 12th में
मैथ्स पढ़ाता था। उसका छोटा भाई 10th में था, मेरे पास में आया। उसने भी यही बताया कि मैथ्स में सर आए, मोबाइल निकाला और उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए। एक लड़का खड़ा होकर बोला कि सर आपने, मान लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन था, कि आपने सेट ए के इस थर्ड क्वेश्चन के आंसर को गलत बता दिया है, मेरा बिल्कुल सही है। अध्यापक थोड़ा परेशान हुए, अरे मैंने दूसरे सेट के आंसर आपको लिखवा दिए। उनकी आंसर शीट चेक की जाए, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। सही को गलत किया, फिर सही किया, फिर गलत किया, सारा उसमें आपको पता लग जाएगा। कोटा और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूंगा। मैं जब हनुमानगढ़ में प्रिंसिपल था, कोटा से एक छात्र आया 12th क्लास में डायरेक्ट एडमिशन के लिए। 96% मार्क्स थे उसके। मैंने बहुत सीधे सीधे सवाल उससे पूछे, नहीं बता पाया। आखिर में बोलता है कि सर हम कभी स्कूल गए ही नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं किया 11th क्लास में, हमें ये मार्कशीट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दिलाई है। खैर उसका एडमिशन नहीं किया। एक बच्ची आई और 12th में थी, डमी एडमिशन ले रखा था। प्रैक्टिकल होने के बाद में कि सर हमें 2-3 प्रैक्टिकल करवा दिए, वही प्रैक्टिकल एक्सटर्नल ने हमको दिए और हमारे फुल मार्क्स आ जाएंगे। बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मशीन बना दिया जाता है। मैंने एक बच्चे से पूछ लिया कि आप कितने घंटे सोते हो? उसने कहा सर सोने का समय ही नहीं मिलता है, 2-3 घंटे अगर सो गए तो सो गए। मैं आज भी 8 घंटे सोता हूँ। खेलने, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल होने की सोच भी नहीं सकते। ज़्यादा दबाव उन्हें सुसाइड की तरफ धकेल रहा है। कोटा में पिछले साल 20 से 25 छात्रों ने सुसाइड किया है। देश चुप है। बहुत आश्चर्यजनक बात है ये। नेशनल साइंस बोर्ड बनाकर 11th 12th साइंस की परीक्षाएं करवाई जाए और उन्हीं से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो। नीट जी की परीक्षाएं खत्म की जाए। डमी एडमिशन पर दिखावा नहीं, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए स्कूल और छात्रों के खिलाफ। माननीय सुप्रीम कोर्ट से 3 आग्रह करना चाहूँगा। कॉग्निजेंस लें इन 3 बातों का। पहला, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार स्कूल में शिक्षक नहीं होते हैं। राज्य सरकारें संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करती है, उन्हें नोटिस दिया जाए और अगर शिक्षक नियुक्त नहीं करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधारती है, उन्हें बर्खास्त किया जाए। दूसरा, एग्जामिनेशन रूम में टीचर आकर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर बताए। मेरी नज़र में यह इंस्टीट्यूशनल चीटिंग है, इस पर रोक लगाई जाए। तीसरा, प्रैक्टिकल मार्क्स देने की प्रवृत्ति पर मैं आग्रह करूंगा सुप्रीम कोर्ट से। अभी सीबीएसई का रिजल्ट निकला है 10th और 12th का। 1000 मार्कशीट उन बच्चों की मंगा लें जो फेल हुए हैं, जिनके थ्योरी में 70 में से 7-8 मार्क्स आए हैं, 80 में से 5-6 मार्क्स आए हैं। उनकी मार्कशीट मंगा लें। आप उनके प्रैक्टिकल में मार्क्स देखकर हैरान रह जाएंगे। 20 में से 18, 19, 20 मार्क्स आ रखे हैं। 30 में से
27 से 30 के बीच में मार्क्स आ रखे हैं। कोई प्रैक्टिकल उन्होंने नहीं किया हो, भले ही कोई फाइल नहीं बनाई हो उन्होंने, लेकिन पूरे के पूरे मार्क्स स्कूल उन्हें देती है, अध्यापक उन्हें देते हैं। प्रैक्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने की होड़ साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं विकसित होने देगी। नई खोज की प्रवृत्ति को विकसित नहीं कर पाएंगे बच्चे। कठोर कार्रवाई की जाए। शिक्षा पर आज इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित करने की ज़रूरत पर अपने विचार रखूँगा। धन्यवाद।